हेलो फ्रेंड्स, जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए ज़रूरी है हमें अल्फ़ाबेट्स को जानना, हमें जानना ये ज़रूरी है कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और उनके क्या मतलब होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अलग अलग शब्द अकाउंटिंग में हम इस्तेमाल करेंगे उसके मतलब क्या है। इन्हें हम बेसिक टर्म्स कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो अकाउंटिंग में बार बार इस्तेमाल होंगे, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो या आंसर हो, आप इन शब्दों से हमेशा रूबरू होंगे। लेकिन अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आगे समझने में। तो आइए आज जानते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखिए, ट्रांजेक्शन कई तरीके के होते हैं। पहली बात तो ये कि ट्रांजेक्शन ही क्या होता है ना? कोई भी लेन देन, जिंदगी में आप कोई भी लेन देन करते हैं उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर बिजनेस ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखिए, कई बार लेन देन पैसों के से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए आप बुक स्टोर में जाते हैं और कोई पेन खरीदते हैं, तो क्या करते हैं आप? पैसा देते हैं और पेन ले लेते हैं। लेकिन घर में मम्मी प्यार से आपके लिए रोटी बना के देती है, पर याद रखिएगा उसमें आप पैसा नहीं देते, यानी वो ट्रांजेक्शन नहीं होता। ट्रांजेक्शन वो होता है जिसमें दो वस्तुओं का अदला बदली हो मनी के रूप में। एक क्वेश्चन बहुत पेचीदा बन जाता है कई बार कि सर मान लीजिए वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हो, यानी बाटा सिस्टम हो, तो क्या वो अकाउंटिंग के अंदर आएगा? क्या हम उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कह सकते हैं? नहीं, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होता है जो पहले तो मॉनेटरी टर्म में हो, यानी अगर आपने कोई चीज खरीदी हो या बेची हो तो उसके बदले पैसे का लेन देन हो। अब ये जरूरी नहीं है कि पैसा तुरंत आपको मिल जाए, हो सकता है पैसा आपको भविष्य में मिले या आप भविष्य में देने जाएं, यानी उधार पे हो। लेकिन एक बात जरूरी है यहाँ जानना कि पैसा तो दिया ही जाएगा और पैसा तो लिया ही जाएगा, भले वो भविष्य की कोई डेट क्यों ना हो। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है? इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है ऐसे काम जो बिजनेस के अंदर ही हो, जिसके बदले एक चीज ले रहा हो बिजनेस दूसरी चीज दे रहा हो। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस के मालिक हैं, तो आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस बदले में आपको क्या देता है? तो बिजनेस बदले में आपको प्रॉफिट देता है। तो ये बिजनेस का अंदर का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस के बाहर का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। इसी प्रकार कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी मान लीजिए आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और कोई बिजनेस करने के लिए आप कोई सामान किसी दूसरे पर्सन से खरीदते हैं या दूसरी कंपनी से खरीदते हैं। जैसे रॉ मटेरियल, मान लीजिए हमारी टी शर्ट बनाने की अगर काम करते हैं हम, तो हम अपना कपड़ा दूसरी कंपनी से खरीदते हैं कच्चे माल के रूप में। तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसे एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन कह सकते हैं हम। उसके बाद मान लीजिए आपकी कंपनी में आग लग जाए, यानी लॉस बाय फायर हो जाए, तो उस लॉस को आप पैसे में दिखा सकते हैं। तो जो भी चीज आप पैसे में दिखा सकते हैं उसे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई बहुत अच्छा मैनेजर काम करता है और किसी भी कारण से वो मैनेजर छोड़ देता है या आप उसे निकाल देते हैं, तो क्या आप इसे पैसों के रूप में बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो जो चीज पैसों में नहीं बताई जा सकती वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरा होता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के होने के कारण जो भी उसका रिजल्ट आता है उसे हम इवेंट कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी और फिर उसको महंगे दामों में बेच दी और बीच में आपने एक मार्जिन कमाया, तो रिजल्ट क्या हुआ बेटा? वो प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट का हिस्सा जो आपने कम दाम पे सामान खरीद के जब ज्यादा दाम पे सामान बेचा, तो उसके बीच का जो अंतर आया उसे हम इवेंट कह सकते हैं। तीसरा आता है वाउचर। जी हाँ, वाउचर क्या होता है? कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस का लेन देन जब किया जाता है तो हर लेन देन को हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में पहले रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि क्या चीज डेबिट हुई या क्या चीज क्रेडिट हुई। यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट को ऐसे समझ सकते हैं, एक चीज आई तो एक चीज गई। तो हम हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में यही देखते हैं कि क्या चीज आई और क्या चीज
गई और उसकी पूरी एक डिटेल होती है डेट वाइज, जिसे वाउचर कहते हैं। और यहाँ मेरा आपसे सवाल है, मान लीजिए आपका कोई बड़ा बिजनेस है और आप एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या हर ट्रांजैक्शन को याद करना बिजनेस के लिए या किसी पर्सन के लिए संभव है? ऑफ कोर्स नहीं संभव है। तो इसीलिए हर ट्रांजैक्शन के जब वाउचर बना के रख दिए जाते हैं डेट वाइज, टाइम वाइज, तो वो चीज रिकॉर्ड में रहती है और जब जरूरत होती है तो हम उसे आसानी से खोल के एक बार देख सकते हैं। अगला चीज आता है कैपिटल। बेटा कैपिटल शब्द आपको बार बार मिलेगा, इसका क्या मतलब होता है? तो कैपिटल का मतलब होता है वो पूंजी, वो वस्तु, वो पैसा जो एक मालिक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद आता है एसेट। अब एसेट क्या चीज होती है? तो ऐसा सामान, वो सामान जो बिजनेस में आप खरीदते हैं, जिसपे आपका पूरी तरीके से अधिकार होता है, उसे हम एसेट कहते हैं। यानी आपका पोजीशन है, आपका पूरा अधिकार है, आप उसे खरीद के लाए और उसे आप यूज करेंगे। और बिजनेस एंटरप्राइज को क्या फायदा होता है इससे? या तो कैश में बदल जाए, या फिर लंबे समय तक बिजनेस को इससे फायदा होता रहे। जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इस तरह की चीजों को हम बिजनेस एसेट कहते हैं। और कैश भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई चेक पड़ा हुआ है, तो चेक भी तो आपका एसेट ही है ना, क्योंकि चेक देके आपको बैंक से क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। अब एसेट कई प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट कौन सा होता है? जो कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मीन फॉर सेल। मतलब ऐसा सामान जो आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल करके किसी दूसरे गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, बना सके। यानी हम कोई ऐसा सामान खरीदें जिसका उपयोग करके हम कोई दूसरी वस्तु बना सके, उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे मशीनरी, अगर आप बड़ी मशीन खरीद के लाते हैं तो उससे क्या करते हैं? उससे छोटी छोटी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, जिसे मार्केट में आप बेचते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप मशीन नहीं बेचते, आप उससे बनने वाले सामान को मार्केट में बेचते हैं। अब नॉन करंट एसेट को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक टेंजिबल एसेट, एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे हमारी कंपनी में इस्तेमाल होने वाला कोई फर्नीचर हमारा एक टेंजिबल एसेट होता है। इसी प्रकार इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम हाथों से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, बट ये होते हैं। जैसे आपका बिजनेस का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में और लोग आपका सामान इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपका नाम है। जैसे आप हल्दीराम्स को देख लीजिए, कई बार हल्दीराम्स की नमकीन सिर्फ इसलिए बिक जाती है या हम इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये हल्दीराम का है, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा और ये एकदम शुद्ध होगा। तो हल्दी हमने सामान क्यों खरीदा? सिर्फ उसके नाम की वजह से खरीदता। इसे हम गुडविल भी कहते हैं, इसे हम उसकी ब्रांड वैल्यू भी कहते हैं। और गुडविल और ब्रांड वैल्यू एक ऐसी चीज है जो है लेकिन इसे हम छू नहीं सकते, तो इसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। अगला एसेट का टाइप आता है करंट एसेट। इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड या एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आसानी से एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई गुड बनाया और वो साल भर के अंदर ही बिक गया, तो क्या वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो गया? जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। मान लीजिए आपने अपनी फैक्ट्री का रेंट पहले ही भर दिया अगले साल का, यानी प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही किसी खर्चे को भर देना, एडवांस में, एडवांस पेमेंट कर देना। तो अगर आपने किसी खर्चे का एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो भी एक तरह का आपका कौन सा एसेट है? करंट एसेट है, क्योंकि अब आपको वो सामान इस्तेमाल करने के लिए आगे पैसे उतने समय तक नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद आता है बेटा कुछ और भी प्रकार के एसेट होते हैं करंट और नॉन करंट के अलावा। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब है ऐसा एसेट जो या तो कैश हो या कैश के जैसा हो। या तो कैश होगा यानी पैसा, या क्या कह सकते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे चेक,
चेक को क्या है, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक में ले जाके दे दीजिए और कैश लीजिए। बैंक बैलेंस, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जब मर्जी आप बैंक जाइए और कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वास्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बेसिकली जो किस पर्पज से यूज होते हैं। वास्टिंग एसेट्स वो हैं जैसे माइंस, जैसे आपने कोई खदान ले ली किराए पे, या आपकी अपनी कोई खदान है, तो उस खदान का क्या है बेटा, आप उसको खोदते जाते हो, उसकी खुदाई करते जाते हो, उसमें से चीजें निकालते जाते हैं, और जब उसमें से वो पूरी चीजें निकल जाती है तो वो खत्म हो जाती है। तो इनको हम वास्टिंग एसेट कहते हैं, जिनका यूज करने से वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद कुछ फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट आते हैं जो कैश नहीं होते और उनका कोई फर्दर बेनिफिट नहीं होता, और वो भी एसेट का ही पार्ट होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब आपने एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करने के लिए पैसा खर्च किया, क्या आपको इससे कोई लाभ मिला? क्या आपको इससे कोई पैसा मिला? नहीं, बस आपकी सेल बढ़ गई, है ना। तो दिखाते तो हम इसको एक्सपेंस में है, लेकिन ये भी एक तरह का एसेट होता है। इसके बाद जो अगला टर्मिनोलॉजी ज्यादातर यूज होता है उसको कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। उधार ऐसा उधार जो हमने या तो लिया हो, हमने मान लीजिए किसी से पैसा उधार लिया, तो क्या है, भविष्य में हमें उसे पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी हमारी लायबिलिटी बन गई कि अब हम उसका पैसा लौटाएं जिससे हमने उधार लिया है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब कंपनी की देनदारी हो, जब फर्म की देनदारी हो किसी दूसरे के प्रति, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अब ये लायबिलिटी कई प्रकार की होती है, जैसे इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या, कंपनी किसी को का उधार ले और भविष्य में पैसा दे कंपनी के अंदर ही। ऐसा कौन होता है? जी हाँ, ऐसा होता है ओनर, यानी मालिक। मालिक जब कंपनी में पैसा लगाता है तो कोई भी मालिक ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि उसका पैसा डूब जाए। हर मालिक चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊं, लेकिन बिजनेस भी जानता है कि जिस दिन बिजनेस बंद हो तो उसकी पूरा प्रयास यही रहता है कि वो उतना पैसा वापस पा ले जितना उसने बिजनेस शुरू करने पे लगाया था। तो बिजनेस हमेशा मान के चलता है, यानी कंपनी ये मान के चलती है कि मेरे को उतना पैसा अपने मालिक को लौटाना है जब मैं बंद हो जाऊं। तो ये एक जिम्मेदारी कंपनी की हमेशा बनी रहती है, इसे कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। अगली चीज आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है किसी बाहरी के प्रति। मान लीजिए कंपनी ने किसी दूसरे पर्सन से उधार पे सामान खरीदा है, तो उधार पे जब सामान खरीदा है तो भविष्य में तो पैसा देना ही पड़ेगा कंपनी को। तो जब भविष्य में पैसा देना ही पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी क्रेडिटर्स, यानी जिससे आपने उधार पे सामान लिया है और उसे भविष्य में पैसा देना है। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है, यानी कुछ देनदारियां कंपनी की ऐसी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी, यानी जो 1 साल के अंदर हमें पैसा देना हो। मान लीजिए आपने बिजली का बिल नहीं भरा, 1 महीने नहीं भरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 2 महीना नहीं भरा, पर आपको पता है कि कंपनी का बिल तो मुझे 6 महीने साल भर में देना ही पड़ेगा, नहीं तो बत्ती कट जाएगी कंपनी की, है ना। तो ये क्या है, हमारी एक करंट लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसका पैसा हमें साल भर के अंदर देना ही देना है, और जब दे देंगे तो वो खर्चे में दिखा देंगे, वो एक एक्सपेंस बन जाएगा, और जब तक नहीं दिया है तब तक वो लायबिलिटी है। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी के ऊपर कोई केस हो जाए, जब तक वो केस चल रहा है तब तक तो ठीक है। अगर कंपनी केस हार जाती है, यानी उस केस में कंपनी हार जाती है और कंपनी का घाटा हो जाता है, तो कंपनी को जो लायबिलिटी उस केस की वजह से फेस करनी पड़ती है, हो सकता है किसी पर्सन ने जिसने केस किया उसको पैसा देना पड़े आगे, तो ऐसी लायबिलिटी को हम कंटीजेंट लायबिलिटी की श्रेणी में डालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ क्लियर हुई होगी। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे।